सीक्वेंस की डिफिनीशन हम लोगों ने समझ लिया है। और दो तरह का सीक्वेंस हमने ये देखा था कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड एबव सीक्वेंस। और यदि कोई ऐसा सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, तब उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। यानी बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स वह सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस भी हो और बाउंडेड एबव सीक्वेंस भी हो, तब वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड कहा जाता है। अब यहाँ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस या इसी को हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऐसा भी हम बोलते हैं। तो उसकी क्या मीनिंग है, पहले जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को एक बार हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ए सीक्वेंस एन इन आर रियल नंबर के सेट में हमने कोई एक सीक्वेंस एन लिया, तो यह एन इज सेड टू कन्वर्ज टू ए रियल नंबर एल। तो जो यह सीक्वेंस एन है, ये सीक्वेंस एन किसी एक रियल नंबर एल पे कन्वर्ज करेगा। इफ अबे कोई सीक्वेंस किसी रियल नंबर एल पे कन्वर्ज करेगा तो कब करेगा, उसका आगे रीजन दिया गया है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब यह एप्सिलॉन सिंबल है, लेकिन इस एप्सिलॉन की मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि जीरो से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर, उसको हम डिनोट करने के लिए सिंपल का डिनोट कर लिए एप्सिलॉन। यानी जीरो से वो बड़ा हो और कोई हमारा जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो कोई पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर को हम एप्सिलॉन डिनोट करते हैं। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यानी किसी पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एम। कोई यहाँ पॉजिटिव नंबर हम ले हैं, तो प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर जिसको हम डिनोट कर लिए एम से। यानी कोई यहाँ एक पॉजिटिव नंबर ले तो हमको एक नेचुरल नंबर एम इस तरह से मिले, एम सच दैट एन ग्रेटर देन एन। यानी यह नेचुरल नंबर ऐसा होना चाहिए कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर लें, उन नेचुरल नंबर पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालें तो वह सीक्वेंस की वैल्यू और जो इसका लिमिट यल है, इसका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो ये नंबर लिए है इससे लेस ही आवे। यानी हम कोई पॉजिटिव नंबर लें तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर एम ऐसा आपको मिलना चाहिए कि उस एम से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो, उन नेचुरल नंबर पर सीक्वेंस की जो वैल्यू निकालें तो वह सीक्वेंस की वैल्यू और जो इसका लिमिट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो ये पॉजिटिव नंबर लिए है उससे लेस आ जाए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम कहेंगे कि जो यह यल होगा वो इस सीक्वेंस एन सीक्वेंस का ये लिमिट पॉइंट होगा, ये लिमिट होगा। तो एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का यल जो होगा वो लिमिट होगा एंड इज रिटेन बाई। और यदि यह इस सीक्वेंस का एल लिमिट है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ए एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर इसका जो लिमिट है वो हमारा ये यल होगा, ऐसा हम डिनोट करते हैं। और यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एन, तब इस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जब उसका लिमिट मिले। और लिमिट किसी भी सीक्वेंस का क्या है कि कोई भी, अब इसको थोड़ा सा अभी हम लोगों ने ऐसे समझा है, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझा रहे हैं। तो अब आप देखो एग्जाम्पल, अभी कोई एक सीक्वेंस एन ले लो, इस चीज को समझे, एन ले तो हर नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस की अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो जैसे नेचुरल नंबर 1 लेंगे तब इस सीक्वेंस की वैल्यू जो मिलेगा उसको हम A1 कहेंगे, A1। और नेचुरल नंबर 2 लेंगे तब इस सीक्वेंस की वैल्यू A2। नेचुरल नंबर 3 लिए तब इस सीक्वेंस की वैल्यू A3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हम लेते जाएंगे 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक,
तब ये सीक्वेंस के एलिमेंट मिलते जाएंगे, ये सीक्वेंस का एलिमेंट हमको मिलता जाएगा। अब इस सीक्वेंस का लिमिट हमारा L, यानी इस सीक्वेंस का लिमिट L ये तब होगा जब वही एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि अभी हमारा यह सीक्वेंस आता गया, सीक्वेंस के एलिमेंट यानी जो भी सीक्वेंस रहेगा तो नेचुरल नंबर को हम यहाँ 1 लेंगे, पहला सीक्वेंस का एलिमेंट 2 लेंगे, दूसरा एलिमेंट 3 लेंगे, तीसरा, ऐसे 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक इसके एलिमेंट आते रहेंगे। अब यह जो इस सीक्वेंस का L, वो L इस सेट के जो एलिमेंट है उसी में वो जरूरी नहीं है। तो यदि कोई एक एलिमेंट हमने L लिया, यह L वो जो सीक्वेंस के ये एलिमेंट है उसके बाहर भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। तो हमारा यह L जो हुआ वो L इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब होगा जब L पर कोई एक पॉजिटिव डिस्टेंस ले लो, यानी इस पर हमने एक पॉजिटिव डिस्टेंस, यानी L से पॉजिटिव डिस्टेंस एप्सिलॉन, यानी इसके पहले का जो नंबर होगा वो L माइनस एप्सिलॉन होगा, और इससे बाद एप्सिलॉन डिस्टेंस पर जो होगा वो L प्लस एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से ये कोई डिस्टेंस हम अपने स्वेच्छा से ये लिए 1/2, 1/3, 1/5 जो भी लेना हो हम कोई ले, तो यह ले तो हमको ये लेने में तो कोई ले सकते हैं, लेकिन आखिर इसमें पाना क्या है? तो ये लेंथ कोई ले तो हमको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलना चाहिए, उसी नेचुरल नंबर को कह दिया गया m। अब यह नेचुरल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि इस नेचुरल नंबर से जब जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर यदि हमारा 10 आवे तो 10 पर इसकी वैल्यू हो गया A10। तो अब यह m की वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जब m से ग्रेटर हम लें, यानी m यदि हमने 10 लिया तो 10 से ग्रेटर 11, 12, 13 ये जितने भी हैं उस पर जब सीक्वेंस की वैल्यू लें, यानी यहाँ A11, A12, A13 इस तरह से जितने, तो उन सब की जो वैल्यू आवे उन सब की वो A यहाँ से यदि यह A11 आवे तो A11 यानी m को 10 लिया तो 10 से ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर लो उस नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस की जो वैल्यू आवे वो वैल्यू, और यह जो L जिसको लिमिट पॉइंट हमको दिखाना है, लिमिट दिखाना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो, जो ये डिस्टेंस लिए उससे कम आवे। तो यदि ऐसा ही एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि जिस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी ये वैल्यूज हैं उनको इसमें रखते जाओ, और जब सीक्वेंस ये जो एलिमेंट आएगा तो वह एलिमेंट और यह, यानी ये जो डिस्टेंस लिए हैं इसकी वैल्यू इसके आगे ही पड़े, इसके आगे ही पड़े कि वो, और इसका जो डिफरेंस है जो ये डिस्टेंस लिया गया है उससे कम आए। तो ये एक डिस्टेंस के लिए ना, यदि मान लो बाद में हमने इतना छोटा ही डिस्टेंस लिया तो फिर हमको जैसे मान लो हमने m को 10 लिया तो 10 से ग्रेटर, यदि m को 10 लिया तो 10 से ग्रेटर यानी 11 पर इस सीक्वेंस की वैल्यू जो आया वो हमारा A11। तो A11 की वैल्यू ऐसा हो कि A11 और L जो लिमिट पॉइंट है इसका जब डिफरेंस लें, यानी दोनों का अंतर लें, तो जो डिस्टेंस पहले से लिया है तो उससे हमारा कम आवे। फिर 10 से ग्रेटर 12, तो 12 लें तो 12 पर भी इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वह, और जो यह L है इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिए है उससे कम आवे। तो यदि ऐसा नेचुरल नंबर हमको मिलेगा तब तो हम कहेंगे कि इस सीक्वेंस का यह L लिमिट पॉइंट होगा। और यदि कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिससे ग्रेटर की वैल्यू, सभी वैल्यूज पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालो और L इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए हो इससे कम आवे, तब हम कहें कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ये हमारा, अब जैसे अब यह एप्सिलॉन हमारा बदलता रहेगा, तो जब ये बदलता रहेगा तो यह m बदलता रहेगा। ये तो आपको डिफिनीशन के फार्म में हमने बताया।
लेकिन एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम लेके आपको इस चीज को हम बता रहे हैं। वैसे हम लोगों ने इससे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जब सीक्वेंस हम लोग स्टार्ट सीक्वेंस ने इनफाइनाइट सीरीज जब स्टार्ट किए थे तो वहां भी हमने सीक्वेंस बताया था, और कन्वर्जन सीक्वेंस की डिफिनीशन जब बताई गई थी तो वहां इस डिफिनीशन को वहां भी हमने बताया है, तो वहां भी एक एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम वो जो एग्जाम्पल दिए हैं उससे थोड़ा सा हट के अब एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो अब यह एग्जाम्पल से अब देखिए ये चीज हमको कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो अब हमने ले लिया कि कोई सीक्वेंस, हमने कोई सीक्वेंस की लेट an इज इक्वल टू 1/n बी ए सीक्वेंस so that 0 is limit point of the sequence। जीरो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा ऐसा हमको दिखाना है। अब आप समझ लो कि जो यह लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन दी जा रही है, ये लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन बिना समझे इसके आगे के जो थ्योरम्स है उसको समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए लिमिट क्या है, इस लिमिट को एक बार डिफिनिटली आप समझने का प्रयास, जो ये डिफिनीशन है उसकी मीनिंग क्या है, इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो, अब इस चीज को न्यूमेरिकली हम एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यह है an लिया गया है ये सीक्वेंस 1/n। अब इसी में n की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है। 1 के लिए एलिमेंट मिलेगा, 2 के लिए मिलेगा, 3 के लिए मिलेगा, सर हर नेचुरल नंबर के लिए उसमें एलिमेंट मिलता है। तो अब देखो जो ये सीक्वेंस an है, ये जो सीक्वेंस an है वो हमको एलिमेंट क्या देगा, एलिमेंट क्या देगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 पहला नेचुरल नंबर, तो n इज इक्वल टू 1 तो ये वैल्यू हमको 1 दिया। n इज इक्वल टू 2 तब यह वैल्यू 1/2 दिया। n इज इक्वल टू 3 तो यह 1/3, ऐसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, इस तरह से आगे आपको इनफाइनाइट तक आप लेते जाएंगे। तो ये तो जो सीक्वेंस दिया गया है उसका हर नेचुरल नंबर के लिए क्या एलिमेंट आया ये हम पा गए। अब देखो किसी भी सीक्वेंस का लिमिट को डिफिनीशन से दिखाना ये अलग की बात है, लेकिन न्यूमेरिकली जैसे कहा जा रहा है कि इसका ये लिमिट 0 होगा ऐसा हमको दिखाना है। तो अब इसका लिमिट 0 होगा, अब यह 0, तो अब यह 0 कब होगा इसका लिमिट, उसका कंडीशन समझो कि 0 पर कोई एक डिस्टेंस ले, इसी डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन, इस बात को ठीक से समझ लोगे तो आगे का जो वर्क होगा वो इजीली समझ में आएगा। नहीं समझे तो फिर डिफिनीशन में ये बार बार आएगा और इसकी क्या मीनिंग है वो तब आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हमारा यह एक सीक्वेंस दिया जा रहा है और ये सीक्वेंस में ये प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस का 0 जो है वो लिमिट होगा। अब यह 0 लिमिट कब होगा, अब उसके लिए देखो कि हम यहाँ कोई डिस्टेंस लें, इसी डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अब एग्जांपल के रूप में सपोज कर लो कि इसको हमने 1/10, यह जो डिस्टेंस है जिसको हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, तो न्यूमेरिकली हमने लिख लिया 1/10, ये 1/10। तो ये डिस्टेंस लिया। अब आपको पाना क्या है, पाना यह है कि यहां तुम कोई डिस्टेंस लो तो एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं उस नेचुरल नंबर की वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखो तो जो वो वैल्यू दे वह वैल्यू, और जो यह 0 है इन दोनों का जो डिफरेंस हो, जो ये डिस्टेंस लिए हो इससे कम आवे। देखो ये डिस्टेंस पहले लिया जा चुका है और हमको क्या नेचुरल नंबर मिलेगा कि जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल हो और इसमें वैल्यू रखो तो वो, और इसका डिफरेंस इससे लेस आवे, वो नेचुरल नंबर बाद में डिटरमिन करना है।
तब आप देखो यह एलिमेंट आपको 1/10 इससे डिस्टेंस लेने पर आया। तो इसमें यदि n की वैल्यू 10 लो, इसमें n की वैल्यू 10, तब यह सीक्वेंस क्या देगा 1/10। तो ये 1/10 एग्जैक्ट ये वैल्यू आ गया, यानी इसका और 0 इसका डिफरेंस ये 1/, अब क्या हम बताने जा रहे हैं कि जैसे यह n की वैल्यू हमको पाना है m क्या है, m वो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम कहेंगे कि उससे ग्रेटर जब नेचुरल नंबर लो तो उसकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखो तो यह मान, और जो लिमिट होना है वो दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए उससे छोटा आना चाहिए। तो यह 1/10 हम डिस्टेंस ले चुके हैं। तो जब 1/10 डिस्टेंस लिए हैं तब देखो 1/10 ये कब देगा, जब n की वैल्यू हम 10 लें। तो n की वैल्यू 10 लोगे तो यानी 1/10 आया। तो अब यह 1/10 और 0 इसका डिफरेंस जो हुआ वो 1/10 हुआ। तो 1/10 और 1/10 का डिफरेंस ये 1/10 और यह 0 इसका डिफरेंस 1/10 से लेस नहीं होगा, इक्वल होगा। हमको ऐसा चाहिए कि उससे लेस हो। तब अब n की वैल्यू और 10 से ग्रेटर लो, यानी अब हमने ले लिया m की वैल्यू हमने 11 ले लिया। अब दो चीजें आती है, दोनों को एक बार समझ लो। कई बार ऐसा होता है, कुछ बुक्स में ऐसा दिया गया है कि यह नेचुरल नंबर ऐसा है कि इससे ग्रेटर जो वैल्यू हो उसको इसमें मान रखो तो वो मान, और जो लिमिट होना वो दोनों का डिफरेंस इससे लेस आवे। और कुछ बुक्स में दिया गया है कि इसकी वैल्यू और उससे ग्रेटर दोनों की वैल्यू, यानी ए जो नेचुरल नंबर आपको मिलना चाहिए n ए यम के इक्वल और ग्रेटर दोनों होता है। तो जब यम के इक्वल रहेगा तब तो हम m की वैल्यू 11 रखेंगे, यानी यह m की वैल्यू यदि तुम 11 रखो तो अब 11 से ग्रेटर, अब नेचुरल नंबर यहाँ लो, चाहे यहाँ इक्वल है तो यानी अब नेचुरल नंबर ये लो कि जो यह m की वैल्यू लिए हो उससे ग्रेटर ये वैल्यू या इक्वल भी है। तो यह इक्वल लोगे तो m की वैल्यू 11। अब इस 11 पर यानी यह n की वैल्यू 11 जब लिया तो 11 पर देखो इसकी वैल्यू क्या आया, तो यह 1/11। तो ये 1/11 आया और यह लिमिट होना है तो इसका डिफरेंस ये दोनों देखो क्या आया, तो ये आ गया 1/11। अब ये 1/11 जो हुआ वो 1/10 जो पहले से लिए हैं उससे लेस आ गया, उससे लेस आ गया। अब केवल m के इक्वल ही नहीं, इससे ग्रेटर जितनी वैल्यू, तो अब 11 से ग्रेटर तुम 12 बोलो, तो यानी 11 से ग्रेटर हमारा यह 12 आ गया 12। तो फिर इस 12 पर इसकी वैल्यू निकालो सीक्वेंस की, तब हमको मिला ये 1/12 और जो लिमिट होना है उसको रखो तो ये आ गया 1/12। अब ये 1/12 हमारा 1/10 जो लिया गया है उससे लेस आ गया, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वो नंबर छोटा, तो ये 10 बड़ा है और 12 छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा, अब इससे लेस। तब आपने देखा कि फिर अब इसकी वैल्यू 11 ही नहीं, 11 से ग्रेटर 12 से ग्रेटर तुम 13 लोगे तो 1/13 माइनस 0, ये हमारा 1/10 से लेस। तो हमको यम की वैल्यू 11 ऐसा मिला कि इस 11 और 11 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज पर इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे 11 के इक्वल यहाँ 1/11 माइनस 0, इसका डिफरेंस 1/10 आया जो 1/10 से लेस हुआ। अब इससे ग्रेटर 12 लोगे तो यह 1/12 माइनस 0, ये हमारा 1/10, वह भी 1/10 से लेस। अब 11 से ग्रेटर 13 लो तो 1/13 माइनस 0, 1/13, 1/10 से लेस। यानी आपका नेचुरल नंबर जो यह m जो 11 लिया, तो यह और इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर है उनकी वैल्यू को जब इसमें रखोगे तो वो मान और जो लिमिट होना है इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस पहले से लिए हो उससे कम आएगा। ठीक है ये। अब आप देखो
कि यहाँ m की वैल्यू 11 लिया, अब 11 से यदि तुम छोटी वैल्यू लोगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। जैसे तुमने अब 11 से छोटा तुमने 10 लिया, तो जब 10 लिए तो यह 1/10, 10 इससे छोटे पर 10 पर ये 1/10 लिया, और 1/10 और -0 इसका जो डिफरेंस आया वो 1/10 आया। अब ये डिस्टेंस हमने 1/10 लिया है, तो इससे लेस नहीं हुआ, इक्वल हुआ, हमको इक्वल नहीं चाहिए, लेस चाहिए। अब 10 से लेस यदि तुम 9 लो तो ये 1/9 आएगा, तो यह 1/9 -0 ये वैल्यू 1/9 आया, ये हमारा 1/10 से छोटा नहीं है, ये हमारा 1/10 जो लिया गया है उससे छोटा नहीं है। तो यानी आपका यह नंबर m को ही सर्च करना है, उसी को पाना है कि यह ऐसा रहे कि इसकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखो तो वो मान, और जो लिमिट होना है इन दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लियो उससे छोटा आ जाए। तो अब यहाँ से आपको यह अब इससे छोटा जो वैल्यू रहे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करे, ठीक है। ये तो इस तरह से हम इस केस के लिए, अब देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा बदलता रहेगा, ये एक ही के लिए 1/10 के लिए ही नहीं हुआ, तुम किसी के लिए, अब सपोज कर लो कि अब हम दूसरा ले रहे हैं, तो ये हर डिस्टेंस के लिए यह एक मिलना चाहिए। लेकिन जब ये डिस्टेंस बदलेगा तो यम की वैल्यू बदलती रहेगी। अब एग्जांपल के लिए अब अगला एक देखो, और देखो अब हमने क्या किया कि इस लेंथ को सपोज कर लो हमने 1/15 ले लिया, ये 1/15 यह ले लिया, तब हमको यम की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसकी वैल्यू रखे इसमें तो वो मान और 0 इसका डिफरेंस जो ये लेंथ लिए अब उससे कम आए, लेकिन उससे कम वाली जो वैल्यू है यम की जो वैल्यू आवे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे। तब देखो ये 1/15 कब आएगा, जब n की वैल्यू 15 लोगे तब, तो अब जो रखने पर ये वैल्यू दे रहा है उससे ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, तो अब यम को यहाँ तुमको 16 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अब 16 पर इसकी वैल्यू देखो, तो 16 पर वैल्यू रखोगे तो 1/16 ये आया, और लिमिट होना है 0 को, तो इसकी वैल्यू जो आया वो हमारा 1/16 आया, तो ये जो अब लेंथ लिए हो वो हमारा 1/15 इससे लेस आ गया। अब 16 ये वैल्यू तुम्हारा इक्वल, यानी यह m ऐसा होना चाहिए कि यह m के इक्वल और ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो, तो m के इक्वल 16 को हमने लिया, अब इससे ग्रेटर यदि 17 को लो तो ये हमारा m की वैल्यू 16, इससे ग्रेटर 17, 18 सबकी वैल्यू लेते जाओ, 1/17 -0 ये हमारा 1/17 आया, और ये हमारा 1/15 से लेस आ गया। ऐसे आगे की वैल्यू को देखते जाओगे तो दो चीज तुमने पाया कि ये जो कंडीशन है वो केवल एक डिस्टेंस के लिए नहीं होना चाहिए, हर डिस्टेंस के लिए। और जब ये डिस्टेंस बदलेगा तो तुम्हारा बदलेगा क्या, m बदलता जाएगा। जब 1/10 लिया तब हमारा यम 11 आया था, n को जब यह डिस्टेंस 1/ हमने 15 लिया तब हमारा यम की वैल्यू 16 आया। यानी जब ये डिस्टेंस बदलोगे तो यम तुम्हारा बदलता जाएगा, क्योंकि यम कैसा होना चाहिए कि यम की वैल्यू, अब जैसे पहले में हमारा यम आया था 10, तो जब ये डिस्टेंस तुम बदल दिए तो 10 इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू तुम लोगे यहाँ से m की वैल्यू 10 तो या 11 लिए थे इसके पहले वाले में, तो ये बदलने से यम बदलता रहेगा, क्योंकि हमारा यम जब पहले 1/10 था तो हम यम को 11 लिए थे, लेकिन अब 11 ले तो 1/11 -0 1/11 ये 1/15 से लेस नहीं होगा, ठीक है। ये तब आपने पाया क्या कि कोई एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा तो वो तब होगा जब वह एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि जो लिमिट होना है
उसके पास कोई एक डिस्टेंस लो, तो इस हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिलना चाहिए कि उस m की वैल्यू और m से ग्रेटर वैल्यू जितने भी नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें यदि रखो तो वो वैल्यू जो लिमिट होना है वो वैल्यू दोनों का डिफरेंस जो आवे जो ये लेंथ लिए हो उससे लेस आ जाए। यदि हर इस डिस्टेंस के लिए यह यम मिला करेगा तब हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस 0 पर या जो भी वैल्यू होगा उस पर एक कन्वर्ज करेगा, यानी यह उसका लिमिट पॉइंट होगा। और यदि ऐसा हमको इस डिस्टेंस के लिए ऐसा कोई यम न मिले जिसके इक्वल या ग्रेटर वैल्यू इसमें रखो तो सबका डिफरेंस, सबकी वैल्यू और इसका डिफरेंस इस वैल्यू से लेस आवे तब हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा है। अब फाइनली डिफिनीशन को समझिए क्या हुआ। सीक्वेंस हमारा an है, अब यह an यहाँ 1/n लिया गया है, जहां हम इनफाइनाइट सीरीज किए थे तो इस an को n/n+1 लिए थे। ऐसे जो भी सीक्वेंस रहे, हर सीक्वेंस के लिए हमारा एक केस है, तो कोई भी सीक्वेंस रहे, अब इस सीक्वेंस में हमने 1/n लिया है, तो ये सीक्वेंस l की जगह यहाँ 0 दिया है, तो कोई भी यह सीक्वेंस किसी पॉइंट l पे कन्वर्ज तब करेगा जब l पर कोई एक डिस्टेंस लो, तो एक नेचुरल नंबर m ऐसा हमको मिल जाए कि इस m के इक्वल या m से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो उनकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखो तो उस सीक्वेंस की वैल्यू इस नेचुरल नंबर के लिए और जो लिमिट होना है इन दोनों का डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिया है उससे लेस आ जाए। यदि इस हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाया करे कि जिसके इक्वल या ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो सबकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखो तो उसकी जो वैल्यू आवे और जो लिमिट होना है वो इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस जो एक कम आता रहे, तब हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस इस यल पे कन्वर्ज करेगा और तब यह जो यल होगा वो इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे कि यह an का यदि यह l लिमिट है तब उसको लिखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू ai। ठीक है ये, तो इस तरह से कोई एक सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज किया तो डिफिनीशन क्या हुआ, जिस पे कन्वर्ज करेगा वही उसका लिमिट कहलाएगा। तो इस तरह से इस वर्क को हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स हम लोगों को पढ़ेंगे, तो थ्योरम्स इसी पे बेस्ड हैं, तो इसलिए इसका जो ये डिफिनीशन दी गई है वो आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। फिर इसके आगे एक थ्योरम देखिए। अब जो अभी हम लोगों ने लिमिट और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ये हम लोगों ने जो समझा है उसी पर आधारित अब आगे थ्योरम्स आएंगे। इसलिए सीक्वेंस को समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो डिफिनीशन इसके पहले बताया गया है उसको समझना। वो नहीं समझेंगे तो रटना पड़ेगा, समझ में बात नहीं आएगी। अब आगे एक थ्योरम देखिए, उसमें भी उसका यूज है। क्या कहा जा रहा है, इफ ए सीक्वेंस an कन्वर्जेज, यानी कोई एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है, तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है जब उसका लिमिट मिले, लिमिट मिलेगा तभी हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। यदि लिमिट नहीं मिले तो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यह सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब उसका लिमिट मिल रहा है। तो फिर आगे करना क्या है, देन सो दैट इट्स लिमिट इज यूनिक। तो हमको ये दिखाना है कि यदि एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा तो उसका लिमिट मिलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस का एक ही लिमिट होगा, कोई लिमिट नहीं होगा। हमको सिर्फ ये दिखाना कि एक सीक्वेंस का लिमिट हमको यूनिक मिलेगा, माने एक ही मिलेगा, कोई उसके लिमिट नहीं मिलेंगे। तो यूनिकनेस ये हम लोगों ने बहुत
अलजबरा में भी इसको किया है कि किसी चीज को आपको प्रूव करना है कि यह एक ही है, तो उसको प्रूव करने का तरीका होता है कि हम उसको दो मान लेते हैं। यह चीज जो हमको दिखानी है कि वह एक ही है, वो एक नहीं दो है, और तब हम जो रिजल्ट दिया गया उसके अनुसार दिखा लेते हैं कि वो दोनों इक्वल है। यानी जब एक से अधिक ले रहे हैं और सब इक्वल ही आ जा रहा है, इसका मतलब वो यूनिक है। यही हमारा प्रोसीजर होता है। तब हमको सीक्वेंस एन कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब इसका लिमिट मिलेगा, और वो लिमिट यूनिक होगा। तो हम सपोज कर लें कि लिमिट यूनिक नहीं, एक नहीं दो है, और तब क्या दिखा देंगे तो यूनिक हो जाएगा कि जब दो ले रहे हैं लेकिन वो दोनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब वो दो डिफरेंट लिया और दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब उसका लिमिट जो होगा वो एक ही होगा, यूनिक ही होगा। तो ये प्रोसीजर है। तो अब आप क्या कर लो, प्रूव करो। लेट लिमिट ऑफ the sequence is L1 let the limit of the sequence is not unique। हमको लेना है कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो यूनिक होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तब एक से अधिक है, तो हम एक से अधिक मान लें। लेट L1 कामा L2 आर लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस एन। हमको दिखाना है कि जो सीक्वेंस एन है इसका लिमिट जो होगा वो यूनिक होगा, लेकिन हमने इसको सपोज कर लिया कि यूनिक नहीं है, तो अब हमने दो लिमिट ले लिया। एक लिमिट को कह दिया L1 और दूसरे को कह दिया L2। अब एम क्या है, टू शो L1 इक्वल टू L2। जब दो हम ले लिए तो ये दोनों इक्वल आ जाए, यदि ऐसा हम दिखा दिए तो जो लिमिट होगा वो हमारा यूनिक हो जाएगा। अब L1 इक्वल टू L2 दिखाना है, तो ये दिखाएंगे कैसे कि जो हमको दिया गया है उसी के हेल्प से। तब उसके हेल्प में क्या है कि जो सीक्वेंस एन है, इस एन का पहला लिमिट क्या है, L1 है। तो किसी सीक्वेंस का कोई एक लिमिट है, तो जो लिमिट होने का कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है अभी बताएंगे आपको। तो सिंस L1 इज ए लिमिट ऑफ सीक्वेंस एन, देन अब आप देखिए क्या करना है। L1 हमने कोई एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस एन है और L1 इसका एक लिमिट लिया। तो जो सीक्वेंस का लिमिट होने का कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये लिमिट है। तो अब आप क्या कर लो, यही एक कोई पॉजिटिव नंबर ले लो जिसको हमने एप्सिलम कह दिया, और एप्सिलम वो आर्बिट्ररी है, 0 से ग्रेटर तुम कोई ले सकते हो। तो यहाँ इसको पहले ले लो। लेट एप्सिलम ग्रेटर देन 0 बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, आर्बिट्ररी रियल नंबर, ये हमने पहले ले लिया। तो एप्सिलम कोई हमने एक आर्बिट्ररी रियल नंबर, अब एप्सिलम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एप्सिलम को आपको बता दिया गया 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा, और किसी पॉजिटिव को हमको एक नाम देना है तो हमने उसी को एप्सिलम कर दिया। तो एप्सिलम हमारा कोई एक पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने यह कोई पॉजिटिव वैल्यू लिया, ये
हम 0 न हो, 0 से बड़ा हम जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो ये हमने चूज कर लिया। अब आप यहाँ से देखिए, जो सीक्वेंस an है इसका L1 जो है वो लिमिट है, ऐसा लिया गया है कि वो कन्वर्ज कर रहा है। तो उसका लिमिट हमने 2 लिया, एक कोई L1 का एक कोई L2। तो L1 यहाँ है, तो आपको लिमिट का क्या कंडीशन आपको दिखाया गया कि कोई एक सीक्वेंस an है, an अभी डिफिनेशन दिया गया और इसका लिमिट यानी L था। तो क्या किया कि यहाँ कोई एक डिस्टेंस लो जिसको हम एप्सिलॉन कह दें। तो इस हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिलता था कि उससे ग्रेटर आर इक्वल जितने नेचुरल नंबर थे उन नेचुरल नंबर पर इस सीक्वेंस की जो वैल्यू आता था वह, और जो यह लिमिट है l, यह इसका जो डिफरेंस होगा जो ये डिस्टेंस लिए हैं उससे लेस आएगा। यही अभी लिमिट की डिफिनेशन समझा गया। अब आप देखो करना क्या है, ये चूंकि एक डिस्टेंस के लिए नहीं है, अभी आपको बताया कि 1/10 लिया था उसके लिए भी हुआ था, 1/15 लिया था उसके लिए भी हुआ था। यानी कोई डिस्टेंस जो पॉजिटिव सबके लिए हमको नेचुरल नंबर मिलता है। अब ये जब ये लेंथ ये बदलेगा तो इसकी वैल्यू बदलती जाती है। जैसे हमने 1/10 लिया था तब हमारा m की वैल्यू आया था 11, जब 1/15 लिया तब यम की वैल्यू आया हमारा 16। तो जब ये डिस्टेंस बदलेगा तो यम की वैल्यू हमारा क्या होगा, बदलता जाएगा। यानी यम क्या होगा, ऐसा होगा कि उससे ग्रेटर वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखो तो उसका मान और यल इसका जो डिफरेंस आवे, जो ये डिस्टेंस है उससे कम आवे। तो अब चूंकि यह किसी डिस्टेंस के लिए है और लिमिट हमने L1 और L2 दो लिया है, तब इस डिस्टेंस को तुम ε/2 ले लो। यानी इस डिस्टेंस को अब हमने ε/2 ऐसा ले लिया। तो जो ये किसी डिस्टेंस के लिए लिया जा सकता है तो हमने यह ε/2। अब ε/2 ही क्यों लिए, क्योंकि जब लिमिट 2 है तो हमने ε/2 लिया कि अभी ये दोनों के लिए आएगा तो ε/2 प्लस ε/2 को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाए। यही पर्पज है, दूसरा कोई पर्पज नहीं है। तो अब हमने क्या किया, अब इस चीज को आप समझिए इस सीक्वेंस पे। अब यह सीक्वेंस an, ये तो डिफिनेशन दी गई, ये सीक्वेंस जो an है, इस an का लिमिट जो इसमें है वो L1 है। तो इस L1 पर जो डिस्टेंस तुम लेते हो इसको हमने ε/2 ले लिया। यानी जो ये डिस्टेंस लिया है उसका हाफ। तो चूंकि हर डिस्टेंस के लिए एक यम हमको मिलेगा, इसलिए इस डिस्टेंस के लिए भी एक यम मिलेगा, उसको हमने यम1 कर दिया, क्योंकि यही डेफिनेशन अभी L2 के लिए लगाएंगे। तो इस डिस्टेंस के लिए लिमिट L1 के लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसको हमने यम1 कहा। तो सिंस L1 इज ए लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, then for ε/2 greater than 0 there exists a natural number m1 such that for all n greater or equal to m1 an minus L1 लेस देन ε/2। इस बात को एक बार समझ लें, ये केवल डिफिनीशन ही ली गई, क्योंकि ये सीक्वेंस आपका an है, इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो यह a1 इस सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 इस सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट। जैसे हमारा 1/n था तो n रखा 1, तो 1/1 ये हमारा a1 हुआ। n को जब 2 लिखा तो 1/2 a2 हुआ। n को 3 रखा तो 1/3 a3 हुआ। तो जो सीक्वेंस रहेगा, जैसे हमारा n/n+1 रहे, तब n को 1 करोगे, ये सीक्वेंस यदि n/n+1 हो जाए तब n को 1 करोगे तो a1 1/2, n को 2 करोगे तो वो a2 होगा तो वो 2/3। यानी जो भी सीक्वेंस रहेगा उसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो जो आया उस सीक्वेंस का a1 हुआ।
n की वैल्यू 2 रखोगे उस सीक्वेंस का A2 हुआ। तो जब सीक्वेंस बदलेगा तो सबका A1 A2 अलग अलग आएगा। तो ऐसे हम इस चीज को समझ रहे हैं। तब आप देखो ये हमारा कोई सीक्वेंस है, तो हमारा यह पहले एलिमेंट n को 1 रखा तो A1, 2 रखा A2, 3 रखा A3, ऐसे आया। और इस सीक्वेंस का लिमिट जो है वो L1 है। तो ये लिमिट होगा कि नहीं, ऐसा नहीं, वो लिमिट है, हमको सिर्फ ये दिखाना है कि वो यूनिक होगा। तो हमने पहले लिमिट को लिया तो यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो यह लिमिट कब हुआ है कि प्रत्येक डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, जिसको हम यम कहते हैं। उसी यम को यम1 हमने इसलिए कह दिया कि ये L2 के लिए फिर एक यम मिलेगा, उसको यम2 कह देंगे। तो यह L1 के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। और ये नेचुरल नंबर जो यम मिलता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके इक्वल, अच्छा है, इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखोगे तो वह मान और जो यह लिमिट है उसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिए है उससे कम आएगा। तो ये हमने लिमिट की डिफिनीशन से ऐसा लिखा है, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब यही वर्क आपको दूसरे में समझना है। दूसरा क्या है, इसी सीक्वेंस का लिमिट L2 भी है, तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा लिमिट होने का। सिंस L2 is also a limit of sequence an, then for epsilon by 2 there exists a natural number M2 such that for all n greater or equal to M2 an minus L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसको हमने 2 कह दिया। जो वह L1 के लिए किया था वही L2 के लिए। अब आप देखो क्या है, L2 भी इसी सीक्वेंस का लिमिट है, यानी जो यह सीक्वेंस है वो सीक्वेंस तो आपका एक ही है, इसका भी लिमिट हमारा L2 है। तो इस सीक्वेंस का ये दूसरा लिमिट है। तो अब यहाँ वही डिस्टेंस लो जो डिस्टेंस यहाँ लिया गया था, तो ये एप्सिलॉन बाई 2 यदि इस डिस्टेंस को लें तो चूंकि इसकी लिमिट बदल गई है, इसलिए अब इसमें यम की फिर कोई एक वैल्यू आएगा, उसको हमने कह दिया M2। अब पहले में जो यम आया था उसको यम1 कहा था और दूसरे में जो यम आया उसको हमने M2 कहा। अब इस M2 की क्या प्रॉपर्टी है, कैसा नेचुरल नंबर है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो इसके इक्वल या ग्रेटर लोगे, इससे इसके इक्वल या इससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू जब इस सीक्वेंस में रखोगे तो वो मान और जो यह लिमिट है ये दोनों का जो डिफरेंस है या जो ये डिस्टेंस लिए हैं उससे कम आ जाएगा। तो ये दोनों बातें लिखी गई है, केवल सीक्वेंस कोई किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो क्या कंडीशन देगा उसी से लिखा गया, ठीक है ये। तो अब यहाँ आपने बस डिफिनीशन से L1 लिमिट हुआ तो अब आपने क्या लिख दिया, L2 लिमिट हुआ तो अब आपने क्या लिखा, L1 के लिए लिमिट मिला वो M1। अब इस M1 से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू जब सीक्वेंस में रखोगे तो वो मान और जो इसका लिमिट है उसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए उससे लेस आया, और वही डिस्टेंस यहाँ भी लिए है। इसलिए जब इसका लिमिट बदला है तो फिर इसके लिए दूसरा एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि इससे इक्वल या ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखेंगे तो वो मान और जो लिमिट है उसका डिफरेंस जो डिस्टेंस है उससे लेस आया। अब आप एक चीज देखो, यह N1 क्या है, यह An क्या है कि जो ये नेचुरल नंबर है
उस नेचुरल नंबर से बड़े या इक्वल जो नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू को सीक्वेंस में रखोगे तब ये डिफरेंस इससे लेस आएगा। अब यहाँ यह क्या है कि इस M2 से इक्वल या ग्रेटर जो नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू को जब इस सीक्वेंस में रखोगे तब इसका मान और यह डिफरेंस ε/2 से लेस आएगा। लेकिन इससे लेस के जो नेचुरल नंबर होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इससे लेस जो नेचुरल नंबर होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए जो यह लिए हो यह सीक्वेंस एन तो n की वैल्यू 1 किया a1, a की वैल्यू n की वैल्यू 2 लिया तब इसका मान a2। तो यह m1 एक आया, m1 भी नेचुरल नंबर है कि इस m1 के इक्वल यानी a m1 चाहे a m1 प्लस 1 चाहे a m1 प्लस 2 यानी m1 के इक्वल या उससे ग्रेटर जो n होगा उसी का डिफरेंस हमारा यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये तो देखो m1 से ग्रेटर जो n है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है और इसी में m2 भी है, m2 दूसरा है ये दूसरे के लिए। तब आप देखोगे कि m1 से ग्रेटर जो है वो n इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और m2 से जो ग्रेटर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई किया, इसको किया। लेकिन अब देखो m2 से लेस जो n होंगे, m2 से लेस जो n होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि m2 से ग्रेटर जो n होगा वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यह तो m1 को हमने छोटा ले लिया, m2 को बड़ा ले लिया, लेकिन ये न्यूमेरिकली तो है ना कि हम देख रहे हैं कि दोनों में कौन छोटा है। यानी ये देखोगे कि इन दोनों में जो बड़ा होगा, जैसे मान लो यदि m2 बड़ा है तो m2 से बड़े जो नेचुरल नंबर होंगे वो तुम्हारा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और चूंकि इससे ग्रेटर सब इसको, तो इससे ग्रेटर जो है वो इससे ग्रेटर हुआ, यानी दोनों में जो बड़ा है उससे बड़े जितने n होंगे वो n इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तब हमने ऐसा n लिया कि वो n दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वो क्या होगा कि दोनों में जो बड़ा होगा उससे ग्रेटर जो होंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तब हम आगे लिखते हैं इफ m is equal to maximum m1 कामा m2, m1 और m2 में जो बड़ा है यदि उसको m कहें तो ये जितने नेचुरल नंबर होंगे जो इस m से ग्रेटर आर इक्वल होंगे वो n इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इफ m इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2 देन n ग्रेटर देन m। अब यह m क्या है कि दोनों में जो बड़ा है, तो जो दोनों में बड़ा है उससे बड़े जब n लोगे तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ m इज इक्वल टू दिस देन फॉर ऑल n, ये फॉर ऑल n का सिंबल है, यानी केवल एक नेचुरल नंबर नहीं, इसके इक्वल और ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे सब ग्रेटर देन m will satisfy condition 1 and 2 both, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ये? यानी यह आपका क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर ऐसा है कि इस नेचुरल नंबर की वैल्यू को जब सीक्वेंस में रखोगे तो वो मान और L1 ये सेटिस्फाई होगा और वही नेचुरल नंबर या उससे ग्रेटर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ये? तो अब हमने इक्वेशन 1 और 2 किया, इतना लिखे हो, लेकिन
डिफिनीशन यदि क्लियर है तो सिर्फ एक काम ही आपको ध्यान में रखना है, दो। पहला क्या, यदि सीक्वेंस an का लिमिट L1 है तब कोई डिस्टेंस एप्सिलॉन लो तो एक नेचुरल नंबर मिला जिसको m1 कहा, उससे ग्रेटर आर इक्वल जितने नेचुरल नंबर होंगे उनकी वैल्यू को जब सीक्वेंस में रखोगे तो वो और L1 इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए उससे कम आएगा। और यही चीज उसी सीक्वेंस का लिमिट हमारा L2 भी है, तो इसी एप्सिलॉन बाई 2 डिस्टेंस को यदि हम लें तो इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि जिससे ग्रेटर आर इक्वल जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालो तो वो सीक्वेंस का वैल्यू और जो इसका लिमिट है इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लियो इससे कम आवे। एक डिफिनीशन से लिखा गया और सिर्फ एक काम ये किया गया, ये जो m1 है और m2 है, m1 और m2 इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे ग्रेटर जो n होंगे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस कंडीशन को। यही आपका पहला वर्ग। अब उसके बाद से क्या करना है, दिखाना क्या है, m क्या है, L1 इक्वल टू L2। तब आप क्या कर लो कि जो यह L1 है और जो अब नाउ ए स्टेप हो गया, अब आगे सेकेंड वन जो आपको दिखाना है, यदि L1 माइनस L2 इसके डिफरेंस को यदि तुम जीरो दिखा दो तो L1 इक्वल टू L2 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि L1 माइनस L2 इसको हम दिखाने जा रहे हैं जीरो, तो जीरो कैसे दिखाएंगे, तब आप क्या कर लो यहां से L1 माइनस L2 इसकी वैल्यू, अब आप क्या कर लो कि जो m1 और m2 दोनों में ग्रेटर हुआ उससे ग्रेटर जितने n हैं उनमें से कोई एक नेचुरल नंबर, यानी कौन नेचुरल नंबर ले रहे हैं, m जो दोनों में मैक्सिमम है उससे ग्रेटर एक n लो और इस n पर सीक्वेंस की वैल्यू लो, तो उसको इसमें L1 में इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, परिवर्तन न हो तो ऐड कर दो और यह लिख लो। ये बात समझ में आई, an को सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू में परिवर्तन न हो तो an को ऐड कर दिया। लेकिन यह an है क्या, आपका क्या है ये an आपका जो यह है m जो दोनों में मैक्सिमम था उसके इक्वल या ग्रेटर कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो ये हमने ले लिया, तो वेयर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, यानी यह an जो सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया वो आपका जो यह m है इस m से ग्रेटर आर इक्वल कोई एक नेचुरल नंबर लो और उस नेचुरल नंबर पर जो सीक्वेंस की वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट करो और उसी को ऐड करो, ठीक है। ये अब आप क्या कर लो कि आपको ये पता है कि मॉड ऑफ a प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, एक कंडीशन आपको है, तो इसको एक साथ लो और इसको एक साथ, इसको एक साथ क्यों लेंगे कि देखो यह है an माइनस L1, an और L1, an और L2 ये दोनों एक साथ है, तो अब इसको आप लिख सकते हो लेस आर इक्वल यह है a प्लस बी, तो मॉड ऑफ a प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यह मॉड है तो मॉड में L1 माइनस A1 लिखो तो A1 माइनस L1 लिखो तो कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा हमने लिख लिया। अब इससे बड़ी वैल्यू देखो जो पहला है an माइनस L1, इससे ये बड़ी वैल्यू है और इससे यह बड़ी वैल्यू है, तो जब ये इक्वल भी, ये लेस तो छोड़ दो, यदि इक्वल भी रहे आई एप्सिलॉन बाई 2 इससे बड़ी वैल्यू है तो लेस खत्म हो जाएगा और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 इससे ग्रेटर है तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप देखो थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए, वैसे कैलकुलेशन तुम्हारा रिजल्ट आने के करीब में है, लेकिन ये वैल्यू जो तुम यहाँ an को सब्ट्रैक्ट किए और an को ऐड किए तो वह कोई यन नहीं होगा,
वो जब यन ऐसा रहे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ए लेस देन एप्सिलॉन हम यूज कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया कि जो दोनों में बड़ा है उससे बड़ा या इक्वल यन लोगे तो वो यन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। तो जो इससे ग्रेटर है उसी यन का ए एन को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है, यह ए एन है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, ये यदि यह यन इससे m से लेस रहेगा तो अभी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह इस यम जो दोनों में मैक्सिमम उससे ग्रेटर यन पर सीक्वेंस की वैल्यू जो आया, यदि मान लो यह तुम्हारा 10 था तो हम यन को 10 या 11 या 12 कोई एक लोगे और उस वैल्यू को जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें रखोगे। जैसे हमारा 1/n था तो यदि 10 लिया तो 1/10 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। ठीक है, ये अब ये वैल्यू अलग कर लिया और यह अलग। तो चूंकि ये यन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ही लिया गया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लिया गया है, इसलिए इससे ग्रेटर यह एप्सिलॉन बाई 2 हो गया और इससे ग्रेटर फिर एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। अब दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारा एप्सिलॉन आ गया। देखो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यह एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिया गया है, कि चूंकि ये 2 बार आया तो फिर इसको ऐड कर दो तो जो स्टार्ट में लिया हो वो मिल जाए, इसीलिए एप्सिलॉन बाई 2 को लिया गया। तो ये आ गया हमारा, तो यह L1 माइनस L2 ये क्या आया आपका लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन है क्या, 0 से बड़ा कोई वैल्यू, वो डिफरेंट नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा तुम्हारा कोई आ जाएगा। अब यही एक कॉन्सेप्ट लास्ट वाला है, उस चीज को तुमको थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन यह आया। अब एक चीज ध्यान दो, एप्सिलॉन तुम्हारा 0 नहीं है और ये चीज तुम हर एप्सिलॉन में डिस्टेंस हम एक नहीं पाते हैं, कोई डिस्टेंस पा सकते हैं जिसके लिए एक यम मिलता है। तो अब देखो तुम्हारा यह एप्सिलॉन कोई वैल्यू हो 0 से बड़ा और हर वैल्यू के लिए ये सही हो, ये तभी सही हो पाएगा क्योंकि यह 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा कोई जो तुम चाहो सभी के लिए कंडीशन सही हो। ये कब होगा, जब यह 0 रहे तभी। अब तुम कहोगे कि ये चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से छोटे भी तो बहुत हो सकते हैं, तो हम 0 ही क्यों। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक बार तुम समझने का प्रयास करो। बात बहुत छोटी है लेकिन उसको समझना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या है, जैसे मान लो तुमने कहा कि इस वैल्यू को तुमने 0.1 ले लिया एप्सिलॉन को। ठीक है, ये एप्सिलॉन को हमने पॉजिटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव कोई ले सकते हैं। अब ये वैल्यू यदि 0 रहा तो इससे लेस हो गया, लेकिन सपोज कर लो कि हमने यह पॉइंट इसका जो डिफरेंस है 0 नहीं लिया, हमने इसको ले लिया 0.01। ठीक है, ये तो ये 0.01 इसका हमने ले लिया। तो यदि इसका डिफरेंस ये हो तो ये किसी एप्सिलॉन के लिए है और उसका सिर्फ एक ही कंडीशन है 0 ना हो, 0 से बड़ा हो। तो यदि इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम ले लें 0.001, यदि ऐसा ले लिए तो यह ले सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो जब इसको यह लोगे यदि इसको तुम सपोज किए कि नहीं 0 नहीं, यदि यह है तो ये 0.01, ये 0.001 इससे लेस नहीं होगा। ठीक है, ये यानी कोई जब पॉजिटिव लोगे तो उस पॉजिटिव से छोटा, जब यहाँ पॉजिटिव लोगे तो उससे ये छोटा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब यह 0 रहेगा तो तुम्हारा ये पॉजिटिव ही लेना है। तो जितना भी छोटा पॉजिटिव लोगे जब यह 0 रहेगा तो हर छोटे से छोटे पॉजिटिव के लिए ये लेस हुआ करेगा। ये बात समझ में? इसलिए जब तक इसका डिफरेंस 0 नहीं होगा तब तक यहाँ हर पॉजिटिव से ये लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इसका डिफरेंस तुम कोई पॉजिटिव चाहे जितना भी छोटा पॉजिटिव लो उससे छोटा, जब यह पॉजिटिव लोगे तो उससे छोटा ये नहीं आ पाएगा।
लेकिन जब इसको जीरो लोगे तो ये वैल्यू तुमको जीरो नहीं लेना है, जीरो से ग्रेटर लेना होगा। तो जब यह जीरो से ग्रेटर रहेगा और यह जीरो रहेगा तो जीरो से ग्रेटर जितना भी छोटा तुम लोगे सबसे छोटा ही आएगा। तो इसलिए ये फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू तभी होगा जब L1 माइनस L2 इक्वल टू जीरो। तो वही लास्ट आपका सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इज एन आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब क्या हुआ कि हम अपने स्वेच्छानुसार जितना छोटा लेना चाहे, जो भी लेना चाहे, ये हमारा आर्बिट्ररी का मतलब है। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर द एबव condition is true for all epsilon greater than 0 if mod of L1 minus L2 is equal to 0. This implies L1 is equal to L2. ये चीज ही इसमें थोड़ा सा केयर करना है। लिखने के लिए तो तुम लिख दोगे कि क्योंकि ये वैल्यू हमारा आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब जो चाहे, और जीरो से बड़ा ही इसको लेना है। जीरो से बड़ा जितना छोटा पॉजिटिव लेना चाहो, सबके लिए ये लेस ही रहे। तो ये सबके लिए लेस तभी हो पाएगा जब यह जीरो रहे। तो चूंकि इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर ही लेना है, तो जितना भी छोटा जीरो से ग्रेटर लोगे, जीरो उससे छोटा आएगा और तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यदि यह L1 माइनस L2 जीरो हो जाए, इट मीन्स L1 इक्वल टू L2। तो आपने क्या दिखाया कि यदि कोई सीक्वेंस है और उसका दो लिमिट लिए तो दोनों लिमिट क्या हो गए, इक्वल आ गया। इसका मतलब जब एक से अधिक लिमिट ले रहे हैं और इक्वल आ जा रहा है तो लिमिट यूनिक होगा। Limit of a sequence is unique hence the theorem इस तरह से थ्योरम आपका प्रूफ हो गया।